एपिसोड 13 पहली नजर वाला प्यार। अदा ने अधिप के सीने पर हाथ रख लिया और इधर उधर घुमाने लगी। अधिप की धड़कनें इतनी तेज चलने लगी जैसे उसको अभी हार्ट अटैक आने वाला हो। अधिप की तो सांसें ही उसकी हलक में अटक गई थी, उसकी पूरी बॉडी मानो सुन्न पड़ गई हो, बस उसका दिल धड़क रहा था। वो भी इतनी तेज जैसे माइक पर किसी ने अभी अभी फोन कनेक्ट किया हो और टी की आवाज आ रही हो। अगर अदा को समझ होती तो वो दूर से ही अधिप की धड़कनें सुन सकती थी। अधिप अपनी सांसें रोके खड़ा था कि अदा ने अधिप के सीने पर हाथ घुमाते हुए सिर उठा के अधिप को देखते हुए कहा, बॉस। अब तो अधिप के बर्दाश्त की हद थी। अधिप ने अदा की मीठी सी आवाज सुन के अपनी आंखें भींच ली। अधिप को लग रहा था अदा उसको जानबूझ के परेशान कर रही है, पर अफसोस फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। करता भी कैसे, उसका शरीर जो अदा के छूने से जाम हो गया था। अधिप बंद आंखों से भी अदा की नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जिससे वो अपनी आंखें और कस के मिच रहा था। अदा की आवाज, उसकी वो कशिश भरी नजरें अधिप को मदहोश कर रही थी। पर अदा अधिप की हालत के बेख पर उदासीनता से आगे अधिप को देखते हुए बोली, बॉस बैड पार्ट बैड टच। अधिप ने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसको समझ आया अदा उसको ऐसे देख क्यों रही है। अधिप ने ह्यूमन बॉडी का ऐसे ही रफली डायग्राम बनाया था। अदा ने जब अधिप की बॉडी देखी तो उसके दिमाग में वही डायग्राम घूमा और वो अधिप की बॉडी को छू के देखने लगी। अधिप ने अदा को समझते हुए अपनी सांसें कंट्रोल में की और उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम भी किसी को बैड टच नहीं कर सकती। अदा अधिप को देखते हुए बोली, ओके बॉस। अधिप फिर अदा के हाथ को पकड़े अपनी बॉडी से हटाते हुए बोला, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अधिप ने इतना बोला, फिर कुछ सोच के अपनी बात को ठीक करते हुए बोला, मतलब किसी को भी नहीं। तुम किसी को टच नहीं कर सकती। किसी से भी बात करो तो दूर से बात करो। किसी को शर्टलेस देखो तो अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसे किसी को नहीं देखते, ये बैड मैनर्स होता है। और कभी भी बाथरूम के अंदर जाओ तो पहले नॉक करो। ऐसे ही किसी के पीछे बाथरूम तक नहीं जाते, ये सब बैड मैनर्स होते हैं। अदा ने उदासीनता से कहा, ओके बॉस। अधिप ने गहरी सांस भरी और बोला, ओके बोलने से कुछ नहीं होता, उसको मानना भी पड़ता है। अदा ने फिर कहा, ओके बॉस, और अधिप से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। लेकिन अदा अभी भी अधिप की बॉडी को ही देख रही थी। अधिप ने अदा को आंखें छोटी करके देखा और बोला, मुझे घूरना बंद करो। अभी समझाया ना, ऐसे किसी को नहीं देखते। अदा ने नजरें उठा के अधिप को देखा, फिर सावलिया आवाज में बोली, बॉस। लेकिन उसके आगे उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पता नहीं था। अधिप ने अदा के फेस पर पहली बार एक्सप्रेशन देखे तो उसको अच्छा लगा। भले वो सवालिया एक्सप्रेशन थे, लेकिन ये अच्छी बात थी कि अदा के दिमाग में कुछ तो जा रहा था, जिससे उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। अधिप जल्दी से अदा के पास आया और उसको बाजू से पकड़ते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या है तुम्हारे दिमाग में, बोलने की कोशिश करो। अदा ने मुंह खोला, लेकिन उसके पास शब्दों का ज्ञान नहीं था। वो तो उसके फेस पर एक्सप्रेशन भी इसलिए आए थे क्योंकि वो इतने घंटों से तनय की बातें सुन रही थी और तनय हर बात पर एक्सप्रेशन देता था। अदा बोल नहीं पाई तो उसने फिर अपना हाथ अधिप के सीने पर रख लिया। अधिप की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई, लेकिन इस बार वो अपनी धड़कनों को जल्द ही कंट्रोल में ले आया और अदा से बोला, हाँ बोलो, कोशिश करो। अदा बोल नहीं पा रही थी, बस बार बार मुंह खोल रही थी। फिर अचानक से अदा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और अधिप को देखने लगी। अधिप ने नासमझी से अदा को देखा,
लेकिन जैसे अदा ने एक हाथ अपने और दूसरा हाथ अधिप की बॉडी पर घुमाया, अधिप का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत अदा को छोड़ दिया और कुछ कदम दूर होते हुए हाथ से इशारा करके बोला, बाहर जाओ। अदा अधिप को देखने लगी। अधिप फिर तेज आवाज में बोला, बाहर जाओ। अदा तुरंत बाहर चली गई। अधिप वहीं वॉल से टेक लेकर खड़ा हो गया। वो अदा के दिमाग में क्या चल रहा है अच्छे से समझ गया था, लेकिन वो अदा को नहीं समझा सकता था। अदा उससे दोनों की बॉडी में इतना अंतर क्यों है जानना चाहती थी, जिसका जवाब अधिप कैसे ही देता, कैसे समझाता अदा को। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। अधिप ने अपना सिर झटका और मुंह धोके अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया तो अदा बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। अदा को देख के पता नहीं क्यों अधिप थोड़ा झेप गया और उससे नजरें चुराते हुए बोला, तुम बाथरूम के बाहर क्यों खड़ी हो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ जाके। अधिप अपनी झेप में भूल गया था अदा नॉर्मल लड़की नहीं है। और तुरंत ही अधिप को इस बात का एहसास भी हुआ और उसके सवाल का जवाब खुद उसके पास था। उसने तो अदा को उसका रूम ना बताया, ना ये सिखाया कि कैसे जाके लेटना है। अदा शांति से खड़ी अधिप को देख रही थी। अदा की आदत थी जो चीज उसको समझ नहीं आती थी उसमें वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। अधिप ने फिर अपनी झेप को साइड किया और अदा के पास आके बोला, चलो मैं तुमको तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। बोल के अधिप पलटा और एक कदम आगे बढ़ा था कि कुछ सोच के रुक गया। अदा जो उसके पीछे चल रही थी अचानक से अधिप के रुकने से उससे टकरा गई। अधिप ने पलट के अदा को देखा तो अदा उसके बेहद करीब खड़ी थी। अधिप की धड़कनें एक बार फिर उसकी गति से तेज चलने लगी। अधिप ने अदा को पकड़ के अपने आप से दूर किया और बोला, अभी समझाया था ना, दूर रहते हैं। अदा ने कहा, ओके बॉस। अधिप ने अपना सिर हिला दिया फिर कुछ सोच के अदा को पकड़ के बेड के पास लाया और उसको बेड पर लेटा दिया। फिर बीच में पिल्लो की वॉल बना के बोला, ये तुम्हारा साइड है वो मेरा, तुम इस साइड से मेरे साइड नहीं जा सकती समझी। अदा ने पिलो की वॉल देखी और बोली, ओके बॉस। अधिप बोला, अब आंखें बंद करो और चुपचाप लेटी रहो, नींद अपने आप आ जाएगी। बोलते हुए अधिप ने अदा की आंखें बंद कर दी। अदा फिर कुछ नहीं बोली और सोने की कोशिश करने लगी। अधिप ने अदा को अपने साथ इसलिए सुलाया था क्योंकि अदा अभी पूरी तरह नासमझ थी। अगर उसको रात में किसी चीज की जरूरत पड़ती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, ऐसे वो कम से कम उसको उठा के अपनी प्रॉब्लम बता तो देगी। अधिप ने रूम लाइट ऑफ की और बेड के दूसरे साइड आ गया। अधिप ने फिर अपना लैपटॉप उठा लिया था और काम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार अदा पर जा रही थी। लैपटॉप की रोशनी अदा के फेस पर भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, जिससे उसका आधा फेस चमक रहा था, आधा अंधेरे में था। अदा सोते हुए किसी कांच की गुड़िया जैसी लग रही थी। अधिप चाह के भी उससे अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। अधिप का मन काम में नहीं लगा तो वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अदा उससे कुछ दूर लेटी है, ये ख्याल उसको सोने भी नहीं दे रहा था। अधिप से अपनी बेचैनी झेली नहीं गई तो वो उठ के रूम के बाहर चला गया। दूसरी तरफ जन्य अपने लैपटॉप में नीलिमा की रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा था। जब नीलिमा हाथ के इशारे से बार बार अपने पैर की तरफ देख रही थी तभी जन्य को शक हो गया था। नीलिमा जल्द ही बेहोश हो गई थी। जन्य ने उसको घुमा के उसका पैर चेक किया तो जन्य को नीलिमा के पैर के तलवे में कुछ अलग सा लगा। जन्य ने कैंची निकाली और नीलिमा के पैर की स्किन थोड़ी कट की तो उस जगह पर एक छोटी सी चिप छुपी हुई थी। जन्य थोड़ा हैरान हो गया, पर वो जानता था ऐसा तभी किया जाता है जब आपको किसी जरूरी चीज को छुपाना हो।
जन्य अभी उसी चिप को ओपन करके देख रहा था जिसमें नीलिमा ने कुछ रिकॉर्ड किया था। नीलिमा की रिकॉर्डिंग में नीलिमा वाइट कलर का सूट पहने चेयर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नीलिमा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, माँ। बोलते हुए नीलिमा फिर रो पड़ी और अपने आप को संभालते हुए फिर बोली, माँ, अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो मतलब मैं मर चुकी हूँ। आई एम सॉरी माँ, मैं कभी आपका ध्यान नहीं रख पाई। मैंने हमेशा चाहा आपकी बेटी नहीं बेटा बन के रहूं। लेकिन माँ, इतने अच्छे मार्क्स आने पर भी कहीं जॉब ही नहीं मिली, तो पैसों के लिए ऐसी जॉब करनी पड़ी। आपसे हमेशा झूठ बोला। मैं किसी आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। पर माँ, वो सब झूठ था। मैं एक जासूस का काम करती थी और ये जॉब करते समय ही मुझे बता दिया गया था मेरी जान भी जा सकती है। पर माँ, आपका इलाज करवाना था। पैसे बहुत जरूरी थे मेरे लिए। मुझे आपका ख्याल था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आपका क्या होगा। पर माँ, अगर मुझे कोई बीमारी होती तो क्या आप अपनी जान की चिंता करती? कैसे भी पैसों का इंतजाम करके मेरा इलाज करवाती ना। वही मैंने किया। पर माँ, मैं कभी आपको अकेला नहीं पड़ने दूंगी। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, मयूर, वो आप तक पहुँचा देगा। आप उससे अपना बाकी का जीवन आराम से गुजार सकती है। आपको चारों धाम की यात्रा करनी थी ना। माँ, अब आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। आपकी बेटी ने इतना पैसा जोड़ लिया है कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस भगवान से दुआ है मयूर मुझे धोखा ना दे, वो मेरे पैसे आप तक पहुंचा दे। मैंने मयूर से बोल दिया है वो समय समय पर आपसे मिलने आता रहेगा। लव यू माँ। बोलते हुए रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। जन्य ने लैपटॉप बंद किया और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मयूर डॉट। जन्य उठा और अपने फोन में बात करते हुए गार्डन में आ गया। पर अधीप को बैठा देख उसने कॉल कट किया और अधीप के पास आके बैठते हुए बोला, क्या हुआ? अधीप किसी सोच में डूबा था। वो जन्य की आवाज से उसकी तरफ देखने लगा। जन्य अधीप की नजरों में परेशानी देख के बोला, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? अधीप, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। जन्य बैंड से टेक लेकर बैठ गया और बोला, बच्ची की चिंता हो रही है। अधीप जन्य को आंखें छोटी करके देखने लगा। जन्य हल्का सा मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है तुझे बच्ची से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। अधीप ने अपना सिर झटका और बोला, तू पहली नजर के प्यार में बिलीव करता है? जन्य, मैं तो प्यार में ही बिलीव नहीं करता, पर प्यार होता तो है ना। और वही प्यार मैंने तेरे अंदर उस बच्ची के लिए महसूस किया। अधीप, तुम कुछ ज्यादा ही गलत महसूस नहीं कर रहे? जन्य, मैं सही महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा बच्ची को अदा का नाम देना, उस बच्ची की इतनी केयर करना, आज से पहले मैंने किसी के लिए तुझे इतनी केयर करते नहीं देखा। जब नैना से शादी की बात हुई थी उसी समय तूने डिसाइड कर लिया था नैना को अपनी गाड़ी में तक नहीं बैठने देगा। मैरिज हॉल के बाहर से ही उसको ड्राइवर के साथ फ्लैट पर भेज देगा। पर उस बच्ची को तूने अपने रूम में जगह दे दी। इसको प्यार नहीं तो क्या बोलोगे? अधीप सामने देखते हुए सीरियस टोन में बोला, जैसा तुमको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। अदा का नाम इसलिए दिया क्योंकि बाकी लड़कियों का नाम मैं जानता नहीं, और केयर इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरी सब्जेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो उस लड़की के आने से फिर से मेरा ड्रीम बन गया है। जैसा माँ ने चाहा मैंने वो सब किया, जैसा पापा ने बोला मैंने वो भी किया। अब मेरा सपना फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, तो बस मैं उसको अब पूरा करना चाहता हूँ। जिस दिन वो पूरा हो गया उस लड़की को वापस भेज दूंगा जहां से वो आई है। जन्य, अच्छा डॉट। लेकिन सपना तो तू किसी और तरह से भी तो पूरा कर सकता है। उस बच्ची की याददाश्त गई है, उसको डॉक्टर के पास ले जा, इलाज करवा, वापस भेज दे। क्यों बच्ची की नैनी बना हुआ है?
अधिप ने जन्य को घूर के देखा और बोला, अदा की याददाश्त नहीं गई है, उसकी मेमोरी को प्रॉपर डोज देकर मिटाया गया है। जन्य भी थोड़ा सीरियस हो गया। अधिप आगे बोला, मैंने अदा के हाथ में इंजेक्शन का निशान देखा है। किसी ने उसको एक ही जगह कई बार इंजेक्शन दिए हैं। किसी ने जानबूझ के अदा की मेमोरी को हटाया है। मैं उसकी मेमोरी वापस लाना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ, आखिर इतनी छोटी लड़की की मेमोरी हटाने का मतलब क्या है? और ऐसा किया कैसे गया? क्योंकि मैंने अदा की पूरी बॉडी के टेस्ट किए हैं। अदा की बॉडी में कोई भी चोट या ऐसा कोई हादसा उसके साथ में नहीं हुआ जिससे उसकी याददाश्त जाए। पर मुझे उसकी बॉडी में एक केमिकल मिला। मैं अभी उस केमिकल पर स्टडी कर रहा हूँ। जल्द उस केमिकल के बारे में पता चल जाएगा। हो सकता है उस केमिकल को इंजेक्शन से अदा की बॉडी में डाला गया है और उसकी मेमोरी चली गई। एपिसोड 14, बैल बुद्धि इंसान। अधिप वापस अपने रूम में आ गया था, पर उसका बेड में अदा के बगल में लेटने का अभी तक मन नहीं हो रहा था। अधिप ने एक नज़र सोफा देखा, पर वो हाथी सोफे पर कैसे आता? अगर वो सोफे पर लेटता भी तो भी ना उसको नींद आएगी और कल पूरा टाइम उसकी बॉडी पेन भी करती रहेगी। अधिप ने गहरी सांस ली और सोचा, वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है? अदा वो तो नासमझ है, बस एक जीती जागती सब्जेक्ट, उसके साथ सोने में क्या है? और बीच में वॉल तो बनी है और बस कुछ दिन की बात है। जैसे अदा कुछ समझने लगेगी, वो अदा को अपने रूम से बाहर निकाल देगा। अधिप सोचते हुए अपने साइड आया और बेड पर लेट गया, लेकिन उसकी नजरें फिर अदा पर गई। अदा को देख के वो फिर उसमें खो सा गया। लंबी लंबी पलकें जो उसकी आंखों की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। हल्के गुलाबी होठ जो एक दूसरे से चिपके हुए थे। कितना कुछ बोलना चाहते होंगे ये होठ, पर बोल नहीं पाते। तभी अधिप की नजर अदा के बालों पर गई जो उसके फेस पर आ गए थे। अदा को बाल बांधना नहीं आता था और ना ही अधिप को, तो अधिप उसके बाल ऐसे ही खुले छोड़ देता था। अदा के घुघराले बालों की कुछ लट उसके फेस पर थी। अधिप थोड़ा सा उठा और पिलो की वॉल पर झुक के अदा के फेस से बाल हटाने लगा। ऐसा करते टाइम अधिप के फेस पर प्यारी सी मुस्कान थी। अदा के घुघराले बालों की कुछ लट उसके फेस पर थी। अधिप थोड़ा सा उठा और पिलो की वॉल पर झुक के अदा के फेस से बाल हटाने लगा। ऐसा करते टाइम अधिप के फेस पर प्यारी सी मुस्कान थी। अचानक अधिप को एहसास हुआ वो मुस्कुरा रहा है, तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी जगह पर सीधा लेट गया और सीलिंग को देखने लगा। अचानक अधिप को एहसास हुआ वो मुस्कुरा रहा है, तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी जगह पर सीधा लेट गया और सीलिंग को देखने लगा। अधिप के दिमाग में जन्य की बात घूम गई, तुझे बच्ची से प्यार हो गया है। अधिप के दिमाग में जन्य की बात घूम गई, तुझे बच्ची से प्यार हो गया है। अधिप के फेस पर गुस्सा आ गया और वो अपने मन में बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। वो बस मेरी सब्जेक्ट है, कितनी छोटी है मुझसे, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। शादी करना मजबूरी थी, उस समय कोई ऑप्शन नहीं था और मैं शादी को मानता भी तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस लड़की पर रिसर्च करनी है, फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने। बोलते हुए अधिप ने गहरी सांस ली और अदा की तरफ देखा, तो अदा नाइट बल्ब की रोशनी में चमक रही थी। अधिप ने गुस्से में लाइट बल्ब भी बंद कर दिया। अब पूरे कमरे में अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अधिप फिर बेड के एकदम कॉर्नर पर आया और अदा की तरफ पीठ करके अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अदा को अपने पेट में अजीब सा महसूस हुआ। वो उठ के बैठ गई, लेकिन अंधेरे में उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो अपनी मीठी आवाज में बोली, बॉस बॉस। पर अधिप की जब तक आंख लग चुकी थी और अदा की चींटी जैसी आवाज उसके हाथी जैसे कानों में पड़ नहीं पाई।
अदा को कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपने हाथ इधर उधर मार के देखने लगी। लेकिन अधिप एकदम बेड के कॉर्नर पर लेटा था। अदा का हाथ पिलो की वॉल पर लगा, तो उसको याद आया अधिप ने कहा था वो वॉल के उस साइड है। अदा अधिप को ढूंढने के लिए अपने घुटने पर बैठ के अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए अधिप की तरफ बढ़ने लगी कि 4-5 कदम खिसक के आने पर अदा का सिर अधिप की पीठ से टकराया और अधिप जो एकदम कॉर्नर पर लेटा था वो धक्का लगाने से नीचे गिर पड़ा और हैरानी से चिल्ला पड़ा। अदा भी डर गई और चिल्लाते हुए बोली, बॉस डॉट बॉस डॉट बॉस। अदा की आवाज सुन के अधिप ने जल्दी से लाइट ओपन की तो अदा घुटने के बल बैठी उसको आंखें फैलाए देख रही थी। उसके बाल आगे थे। अधिप भी उसको हैरानी से देख रहा था। अदा किसी क्यूट चुड़ैल जैसी लग रही थी। अधिप जमीन पर बैठा था और अदा बेड पर बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अदा के पेट में दर्द बढ़ गया और वो घुटने के बल ही जैसे चुड़ैल चल के आती है वैसे बेड से उतर अधिप के पास आने लगी। अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अदा बेड से उतर के अधिप के सामने आके बैठ गई और अपना पेट पकड़ के बोली, बॉस। अधिप ने अपना थूक अंदर कर लिया। फिर अदा के पेट को देखा तो उसको समझ आया अदा को रेस्ट रूम जाना है। अधिप ने गुस्से में अदा को देखा और उसको बाजू के पकड़ के ठीक से बैठाते हुए बोला, बैल बुद्धि इंसान, रेस्ट रूम जाना है तो मुझे बैल के जैसे मार के क्यों गिराया? एक तो इतनी मुश्किल से नींद आई थी, वो भी तुमने खराब कर दी। मुझे जगा के क्या मिला तुमको? रेस्ट रूम जाना था तो उठती और चली जाती। मैं क्या तुमको उंगली पकड़ के बाथरूम तक ले जाऊं? अधिप गुस्से में बोल रहा था और अदा शांति से बैठी सुन रही थी। अदा के शांत फेस को देख के अधिप शांत हो गया और आराम से बोला, अब मुझे क्या देख रही हो, जाओ। अदा फिर भी शांति से बैठी रही। तो अधिप अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला, जाओ, समझ नहीं आया क्या? अदा ने अधिप को देखा, फिर अपना सिर इधर उधर करके उसके हाथ को देखने लगी। अधिप को समझ आया, अदा जाए तो जाए कैसे? उसने तो अदा को बाजू से पकड़ के रखा है। अधिप ने तुरंत अदा को छोड़ दिया तो अदा उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। अधिप ने गहरी सांस ली और उठ के खड़ा हुआ तो उसको अपनी बैकबोन में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी पीठ पर हाथ रख लिया और बोला, है चींटी सी पर मारा सोलेड है। अदा ने सीधा जोर से अधिप की बैकबोन में मारा था जिससे उसे दर्द हो रहा था। अधिप बैठा अपना सिर दबाते हुए सोच रहा था, उसके भी कैसे दिन आ गए हैं, सच में वो एक नैनी बन चुका है। अधिप सोच ही रहा था कि अदा की बाथरूम से चीखने की आवाज आई। अधिप भाग के डोर के पास आया और डोर पर नॉक करते हुए बोला, क्या हुआ? पर अदा ने कोई जवाब नहीं दिया। अधिप ने फिर डोर पर हाथ मारते हुए कहा, अदा बोलो, तुम ठीक तो हो ना? अदा फिर भी कुछ नहीं बोली। तो अधिप ने गुस्से में डोर पर लात मारते हुए कहा, क्या मुसीबत है यार? ऐसे बाथरूम के अंदर भी नहीं जा सकता और ये बैल बुद्धि कुछ बोलती भी नहीं है। किसी दिन कही मैं ही उसको गुस्से में जान से ना मार दूं। अधिप बोलते हुए बार बार डोर पर लात मार रहा था कि अदा ने अंदर से डोर ओपन कर दिया और अधिप अचानक से जो डोर पर लात मारने जा रहा था, डोर ओपन होने से लड़खड़ा के आगे को गिरने लगा और संभलने के लिए उसके हाथ अपने आप अदा के शोल्डर पर चले गए और अदा भी अधिप के भार को संभाल नहीं पाई और पीछे को होने लगी। अधिप ने अपना बैलेंस संभाला और अदा को भी गिरने से बचा के ठीक से खड़ा कर दिया। लेकिन वो अदा कुछ बोलने ही जा रहा था कि अदा ने अधिप के कान के नीचे एक जमा के दे दिया। अधिप की आंखें बाहर आ गई और वो अपने गाल पर हाथ रख के गुस्से में अदा को देखने लगा।
हालांकि अधिप को इतनी तेज लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस बात से हैरान था अदा ने उसको मारा। सोचते ही अधिप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन तुरंत ही अदा की बात सुन के वो आसमान से जमीन पर आके गिरा। अदा अधिप के दूसरे हाथ को, जो उसके शोल्डर पर रखा था, उसको देखते हुए बोली, बैड पार्ट, बैड टच, कान के नीचे बजाओ। अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बेचारा करता भी क्या, उसने ही तो अदा को कान के नीचे बजाने को कहा था और अदा ने बजा दिया। अधिप ने फिर अदा के शोल्डर से हाथ हटा लिया और अदा को देखने लगा, तो अदा की आंखों में आंसू भरे थे। अधिप थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, तुम चीखी क्यों थी? अदा ने अधिप को सिर उठा के देखा और फिर अपने होठों को खोल के बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे हो नहीं पाया। तो वो हाथों के एक्शन से नीचे झुकी और जैसे पैंट पकड़ के ऊपर करते हैं वैसे करते हुए दूर से कमर पर लाके छोड़ दी। अधिप तुरंत समझ गया आखिर हुआ क्या। अधिप ने जैसे अदा को पैंट पहनाया था, अदा को भी लगा पैंट वैसे ही पहनते हैं, और उसने भी वैसे ही पैंट पहना तो पैंट की लास्टिक फिर उसकी कमर पर जोर से लगी और वो चीख पड़ी। अधिप को एहसास था अदा को कितनी जोर से कमर पर लगा होगा, इसलिए वो अदा की आंखों में भरे आंसू पोंछते हुए बोला, तुमको इतनी दूर से पैंट छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से भी कर सकती हो। अदा अधिप के होठों को देख रही थी। अधिप क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश कर रही थी। अधिप ने अदा को देख के कहा, दोबारा से आराम से करना, तो लगेगा नहीं ओके। अदा अपने न्यूट्रल फेस के साथ बोली, ओके बॉस। अधिप फिर अदा को रूम में ले आया और बेड पर लेटा के बोला, सो जाओ। अधिप भी अपनी जगह पर जाके लेट गया और अदा की तरफ पीठ कर ली, लेकिन इस बार अदा अधिप को देख रही थी। अधिप की पीठ अदा के साइड थी, फिर भी वो अदा की नजरें अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर सकता था, इसलिए अपनी सीरियस आवाज में बोला, दोबारा बैल बनी तो सिंघे तोड़ दूंगा तुम्हारी और रस्सी से बांध के तबेले में रखूंगा, इसलिए शांति से अपनी ये नजरें मेरे ऊपर से हटाओ और शांति से सो और मुझे भी सोने दो। अदा ठीक से समझी नहीं, वो अभी भी अधिप को देखे जा रही थी। अधिप को अदा की नजरों से अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो पलटा और हाथ बढ़ा के अदा की आंखें बंद करते हुए बोला, मुझे देखा मत करो समझी, चुपचाप